हेलो डियर स्टूडेंट्स। 2025 एंड 26 में अगर आप एक फार्मा वैकेंसी चाहते हैं और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की कर रहे हो, आप ईसीआईएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये एमसीक्यू सीरीज देखना। मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें लास्ट 7 to 8 ईयर्स लगभग मैंने क्वेश्चन जो हैं पिक आउट किए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हमें लगता है कई बार कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं और हमें लगता है पेपर बहुत टफ है, पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। अगर हम हर एक क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को अंडरस्टैंड करें तो हो सकता है उसी क्वेश्चन में से हम 2 से 3 एमसीक्यूज और निकालें। एंड इनफैक्ट जब हम स्लोली पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं समझना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इस एमसीक्यू सीरीज से बहुत सारी चीज़ें ईज आउट करके समझा सकूं रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी, क्योंकि फार्माकोलॉजी का जो वेटेज है हमारे इन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो शायद लगभग 20 to 30% है। बहुत रेयर कंडीशन में ये वेटेज अप टू 60% चला जाता है। देन स्टिल अगर हम रफली माने तो 20 to 30% तो फार्माकोलॉजी रहता है। एंड उस 20 to 30% में ये जो एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस हैं ये 101% रिपीट होते ही होते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी वीडियो में सो दैट वन बाय वन हम साथ में मिलकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत सिंपल है, पर अगर वन बाय वन आप ट्राई करोगे इसको समझना तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ें स्लोली स्लोली पैटर्न वाइज अंडरस्टैंड होने लगेंगी। देखें, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड? देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स इटसेल्फ इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मतलब जो कुछ हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है। देखें, फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली एडीएम ही है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड हमारे मैकेनिज्म की स्टडी को हम डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें कहता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ऑफ कोर्स नो, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो भी होते हैं वो डायनेमिक्स का पार्ट है। तो पहला ऑप्शन तो क्रॉस कर लेते हैं हम। अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, अगेन नो। क्यों? क्योंकि अनवांटेड इफेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, और एडवर्स इफेक्ट्स को नोट करना और उन सबको स्टडी करना, वो सारा का सारा जो पार्ट होता है वो टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोविजिलेंस का पार्ट है, स्टिल फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट नहीं है। देन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट, तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया जो एक बी फार्म का सेल्फ सब्जेक्ट है, और इवन डिप्लोमा में तो है नहीं पर ये बी फार्म का सब्जेक्ट है। तो पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग का हम पढ़ते हैं। अगेन दिस वन इज नॉट द ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन एन ऑर्गेनिज्म, नाउ दिस कैन बी द आंसर। अब अगर कहीं हमारा क्वेश्चन हमें ये कहता कि क्या फार्माकोकाइनेटिक्स इज सोली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, तो क्या हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली तब भी नो हो जाता है। उसका रीजन, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स में ये चारों चीजें आती हैं तब जाके वो फार्माकोकाइनेटिक्स बनता है, अदरवाइज ये फार्माकोकाइनेटिक्स खाली डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता। अगर ये क्वेश्चन वैसा पूछता तो ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रीब्यूशन आंसर नहीं होता, पर देन ये हमसे पूछ रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में ये भी इंक्लूडेड है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्लूडेड, अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। अब डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, पहले हमने काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अब डायनेमिक्स की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, येस ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स वेरी मच, क्योंकि हम डायनेमिक्स में पढ़ते क्या है? पावर ऑफ द ड्रग, जिसको हम डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म तो है ही। ऑप्शन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली नो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अगेन मेटाबॉलिज्म, और मैंने आपको पहले ही बताया एडीएमई में मेटाबॉलिज्म इज पार्ट ऑफ काइनेटिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली नो, अभी हमने देखा। ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली नो, तो हमें हमारा आंसर पहले ऑप्शन में ही मिल गया, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। अगर इसी तरीके से एक एक ऑप्शन को टटोल के सॉल्व करेंगे ना तो आई एम श्योर आप सारे के सारे रॉन्ग आंसर्स को माइनस करते हुए जाएंगे और करेक्ट आंसर्स तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स? अब ये एक और पैरामीटर है काइनेटिक्स का। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले ऑप्शन एक बार देख लेते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखें, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, नो। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो भी हम पढ़ते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पूरा का पूरा जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रहती है तो ये उसका पार्ट है। परमिएबिलिटी थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, अगेन नो।
क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। लिपोफिलिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी परमेबिलिटी अच्छी होती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की, तो इससे कुछ बायो अवेलेबिलिटी का लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, यस दिस इज द इम्पोर्टेंट आंसर, यही आंसर है बेसिकली, इसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बेसिकली आपके कितनी ड्रग जो है वो हमारे प्लाज्मा में पहुंची है एब्जॉर्प्शन के बाद, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो आपका वो जो फ्रैक्शन है ड्रग का जो प्लाज्मा तक पहुंचा, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। तो दिस इज द आंसर। अमाउंट ऑफ ड्रग इन द यूरिन रिलेटिव टू डोज, नो, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ क्लियरेंस। एंड अगर मैं सीधा और भी बोलूं, उसको और भी थोड़ा आपके लिए इजी कर दूं, तो दिस इज पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन बट नॉट बायो अवेलेबिलिटी। तो हमें हमारा आंसर मिल गया यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपने डिटेल में पढ़ा होगा, आईवी, आईएम, ओरल, एंट्रल, पेरेंट्रल रूट, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आईएम में हमारे लिए बेसिकली कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो आईएम का है। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहला ऑप्शन है ओनली वाटर सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, नो, क्योंकि हम ओनली वाटर जो सोल्यूशन इंजेक्शन की बात करते हैं वो हम आईवी रूट के लिए कहते हैं, क्योंकि आईएम में तो हम ऑयली प्रिपरेशंस भी ऐड कर सकते हैं और वाटरी इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे आईवी के लिए, दिस इज नॉट दी ऑप्शन। ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, यस कैन बी इंजेक्टेड। अब इसको हम एक बार साइड के लिए रखते हैं। ओनली आइसोटोनिक इंजेक्शंस कैन बी परमिटेड, अगेन नो। एक्शन स्लोअर देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशंस, अगेन नो, क्योंकि आईएम का जो एक्शन होता है मोस्टली ओरल से तो वैसे ही ज्यादा होता है, क्योंकि ओरल से तो बाकी सारे रूट्स जितने भी हैं उन सबका ओरल रूट से तो पहले ही होता है। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तो वी हैव आवर आंसर, ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बोला ना, आप हर एक ऑप्शन को टटोलोगे और उसको माइनस आउट करते जाओगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आप सोचोगे कि मैम इसमें तो बहुत टाइम लगता है। जब आप एग्जाम सॉल्व करते हो और कंटिन्यू पास पेपर सॉल्व करते जाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, उसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरीके से वन बाय वन करोगे तो स्लोली स्लोली आपकी ग्रेजुअली स्पीड बढ़ जाएगी एंड उस तरीके से आपके आंसर्स गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली नो। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, अगेन नो, क्योंकि इससे भी रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता। हाईएस्ट सिंगल डोज, ऑब्वियसली नो, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट इनसे भी डिसाइड नहीं होता। हाँ, प्लाज्मा लाइफ से हमारा रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एलिमिनेशन जो है कांस्टेंट, ये जरूर डिसाइड होता है। क्यों? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। सो वी हैव आवर आंसर ओवर हियर, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड नहीं है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हाईएस्ट सिंगल डोज इज नॉट रिलेटेड इन एनी वे, पर प्लाज्मा हाफ लाइफ से रिलेटेड है। तो ये वी गॉट आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एफिनिटी इज द मेजर ऑफ, देखें एफिनिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली एफिनिटी इज फॉर रिसेप्टर एंड ड्रग बाइंडिंग, उससे रिलेटेड है। अब देखते हैं, ड्रग बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, नहीं, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। रिलेटेड विथ, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारी पहला ऑप्शन नहीं है। ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, यस दिस इज द आंसर। हमें हमारा आंसर यही मिल गया है, क्योंकि एफिनिटी का बेसिक मतलब यही होता है कि जब आपकी जो ड्रग है वो रिसेप्टर से कितना बाइंड कर पा रही है। जितना ज्यादा ड्रग आपके रिसेप्टर से अच्छे से बाइंड करती है, द मोर एफिनिटी डज हैव। अगर कोई लूजली बाइंड हो रही है या इतने अच्छे से बाइंड नहीं हो रही, तो वी कॉल इट लो एफिनिटी। तो यहाँ पर तो हमें ये पता चल गया हमारा आंसर, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ अ ड्रग, अगेन नो। बायो अवेलेबिलिटी इज नो वे रिलेटेड टू इट। पोटेंसी और बायो अवेलेबिलिटी का हमारी एफिनिटी से अभी तक इतना कोई लेना देना नहीं है। तो एफिनिटी का हमें सीधा सीधा हमारा आंसर मिल गया, दैट इज बी, ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे और उतने, अब जब क्वेश्चन हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो ये इतने मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। और कई बार होता है कि जब पेपर में आप इन क्वेश्चंस को देखते हो तो एक बार के लिए आपका माइंड वैसा हो जाता है कि ये तो बहुत टफ है। नाउ दिस इज गोइंग टू लुक सिंपलर। ग्रेजुअल डिक्रीज इन ड्रग रिस्पॉन्सिवनेस ओवर डेज और वीक्स इज कॉल्ड, धीरे 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 ड्रग का रिस्पॉन्स होना कम हो जाना। तो अब देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्टोरीनेस,
नो, दिस इज नॉट द आंसर। रिफ्रैक्टोरीनेस का बेसिकली मतलब होता है जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई डिजीज जो है किसी ड्रग को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, तो ये वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्रेजुअल डिक्रीज ड्रग रिस्पॉन्सिवनेस इज डिफरेंट देन डिजीज रिस्पॉन्सिवनेस। देन क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये भी आंसर नहीं है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जब ड्रग जो है आपकी बॉडी में इकट्ठा होती रहती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो इकट्ठा होती रहती है तो उसके टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सेज। क्योंकि ड्रग एलिमिनेट नहीं हो पा रही है, टॉक्सिक रिस्पॉन्स कब मिलेगा? जब आपके ड्रग प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो रही होगी और बॉडी में इकट्ठा हो रही होगी, तो तब वो देगी क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज टॉलरेंस। यस, दिस इज द आंसर। अब हम सोचेंगे मैम टैकीफाइलैक्सिस आंसर क्यों नहीं हो सकता? उसने पूछा है रिस्पॉन्सिवनेस ओवर डेज और वीक्स, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टैकीफाइलैक्सिस जो होती है कंडीशन वो अक्यूट होती है। अक्यूट का मतलब विद इन डेज और इवन उससे भी पहले, इमीडिएट। विद इन डेज ना भी बोलूं मैं इसको, आपको ईज करने के लिए मैं इसको मेंशन कर दूं, इट मींस इमीडिएटली। एक कंडीशन जो अक्यूट एकदम से हुई है, दैट इज कॉल्ड एज टैकीफाइलैक्सिस। और वो हमें हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है ओवर डेज एंड वीक्स, तो ग्रेजुअल जो डेवलप होता है वो टॉलरेंस होती है। कई बार सुना होगा ना कि एक व्यक्ति एक ड्रग ले रहा है बहुत समय से और उसका अब रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग टॉलरेंस। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट इज सी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन नॉट रिलेटेड टू डोज और फार्माकोडायनेमिक्स। अब ये बेसिकली एक डेफिनेशन है एक टर्म की। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इडियोसिंक्रेसी, यही हमारा आंसर है। अनवांटेड अननोन कॉजेस को हम इडियोसिंक्रेटिक या इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी ऑब्वियसली नो, दिस इज नॉट द आंसर। टॉलरेंस अभी हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, नो। एंड टेराटोजेनिक एक्शन अगेन नो, क्योंकि ये होते हैं फीटस को, ठीक है ना। फीटस को जो रिस्पॉन्सेज टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो कोई दवाई ले ले, उन फीटस को तब टॉक्सिक रिस्पॉन्सेज हो, उनको बोलते हैं टेराटोजेनिक एक्शंस। तो हमें हमारा आंसर मिल गया इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। अब देखते हैं क्या क्या ग्रुप है। इंटरमीडिएट चेन, लिपोफिलिक ग्रुप, आयोनाइजेबल ग्रुप, तीनों के तीनों होते ही हैं। इससे हमें पता चलता है वो एस्टर है या हमारा जो ग्रुप है वो अमाइड है, ठीक है। लिपोफिलिक ग्रुप वो भी उसमें रहता है, जिससे हमें पता चलता है ड्रग की परमिएबिलिटी का। इस वाली पर्टिकुलर से हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वगैरह सब कुछ पता चलता है और मेटाबॉलिज्म का भी पता चलता है। आयोनाइजेबल ग्रुप इज स्टिल पार्ट ऑफ दिस, एंड क्या ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं लोकल एनेस्थेटिक में, तभी जाके हमें एक अच्छा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाते हैं लोकल एनेस्थेटिक यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में गिवन है टेट्राकेन, कोकेन, ड्यूबिकेन एंड बुपिवाकेन। तो चार ऑप्शंस हैं, जिनमें चारों में से जो ये हमारे तीन ऑप्शंस हैं मोर और लेस ये टॉपिकल रूट के लिए ज्यादा यूज होते हैं। तो हमें हमारा आंसर वैसे ही मिल गया, क्योंकि हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए चाहिए तो हमें एक ड्रग चाहिए जो लॉन्गर एक्टिंग हो। तो ये हमारी ड्रग पर्टिकुलरली लॉन्गर एक्टिंग है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आइडियल है फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। सो वी नो वी हैव आवर आंसर ओवर हियर। Which local anesthetic is called as universal? यूनिवर्सल का मतलब है कि लगभग हम उसको इनफिल्ट्रेशन में भी दे सकते हैं, स्पाइनल भी दे सकते हैं, एपिड्यूरल भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं। तो प्रोकेन, रोपिवाकेन, लीडोकेन एंड एटिडोकेन, देखें ये तो स्पेशलाइज्ड यूज के लिए यूज होती है, ठीक है। तो स्पेशलाइज के लिए पहले ही आंसर से ये बाहर चली गई। वो जो दोनों हैं ये लॉन्गर एक्टिंग नहीं है एंड यूनिवर्सल यूज के लिए नहीं है। हमारा ऑप्शन सीधा सीधा में मिल गया लिडोकेन, विच इज ऑल्सो द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी। लोकल एनेस्थेटिक्स की ये प्रोटोटाइप ड्रग है, ये यूनिवर्सल है, आप इसको हर फॉर्म में दे सकते हो। नेक्स्ट, इंडिकेट द रिस्पॉन्सिबल इंडिकेट अ रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। अब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर देखना है हमें। आइसोफ्लूरोफेट नहीं है, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, ठीक है। मैं ओपी लिख रही हूँ, दैट मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। कार्बाकॉल नहीं है, क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक।
ये एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है। फाइसोस्टिग्मिन यस है, तो ये भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, बट देन दिस वन इज बेसिकली योर डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। तो रिवर्सिबल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर में हमारे पास फाइसोस्टिग्मिन है, दिस इज द आंसर। क्लासिफिकेशन देखी होगी तो बहुत इजीली इस चीज को ये समझ जाओगे, फाइसोस्टिग्मिन बिलोंग्स टू रिवर्सिबल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। अब पैराथायोन जो आपका लास्ट ऑप्शन है, दिस इज अगेन ए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ठीक है, ये पॉइजनस होते हैं, ये दोनों जो हैं ये पॉइजनस कंपाउंड्स हैं। और हमारा ये जो है ये हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है डायरेक्टली एक्टिंग, एंड फाइसोस्टिग्मिन हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है बट बिलोंगिंग टू रिवर्सिबल कोलिन एस्ट्रेज कैटेगरी। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कॉज, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब वो सारी ड्रग्स जिनका इफेक्ट एसिटाइल कोलिन जैसा है। क्या ब्रोंकोडायलेशन करवाता है? नो, क्योंकि उसका काम है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक अगर इफेक्ट की बात करें हम तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। माइड्रियसिस अगेन नो, क्योंकि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट की बात करें तो वो मायोसिस करवाता है। माइड्रियसिस का मतलब होता है प्यूपल डायलेशन एंड मायोसिस का मतलब होता है प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रेडिकार्डिया यस, क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं ऑन M2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन योर हार्ट, और M2 रिसेप्टर इटसेल्फ जो होता है वो इनहिबिटरी होता है नेचर में, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट की वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। एंड ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? आपकी कार्डियक एक्टिविटी का कम होना। तो वी हैव आवर आंसर ब्रेडिकार्डिया। कॉन्स्टिपेशन अगेन जो है ये भी आपका सिंपैथेटिक इफेक्ट है, क्योंकि अगर मैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की बात करूं तो उस इफेक्ट में डायरिया होता है, क्योंकि इंटेस्टिनल टोन जो है वो बढ़ जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ता है जिसकी वजह से डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं। तो ये तीनों के तीनों, दीज टू एंड दीज थ्री, ये तीनों के तीनों सिंपैथेटिक इफेक्ट हैं, पर ये तीनों के तीनों पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज नहीं है। सो वी हैव आवर आंसर हियर। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक विद शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। अब डायरेक्टली एक्टिंग में मैंने आपको पहले बोला ये लगभग सारे के सारे डायरेक्टली एक्टिंग है, पर सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट जो ड्यूरेशन है वो एसिटाइल कोलिन खुद का है, नेचुरली अकरिंग हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये बहुत रैपिडली हमारे एंटीकोलिनेस्टरेजेस इसको डिग्रेड कर देते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है। उसके अलावा ये दोनों के दोनों जो हैं ये इटसेल्फ वैसे ही रेजिस्टेंट होते हैं, किसको? आपके एंटीकोलिनेस्टरेजेस को, सॉरी कोलिनेस्टरेजेस को। और इस पर्टिकुलर एंजाइम का काम क्या होता है? इसको ब्रेक डाउन करना। तो ये तो वैसे रेजिस्टेंट होते हैं, और ये वाला जो कंपाउंड है ये तो वैसे ही सिंथेटिकली बनाया ही इसीलिए गया है कि ये कोलिनेस्टरेज को रेजिस्ट कर जाए। तो ये तीनों तो ऑप्शन से बाहर निकल गए, और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में हमारे पास एसिटाइल कोलिन है। नेक्स्ट, डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। अब डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का तो पहले मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन में हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, तो ये डीपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। अब आप सोच रहे ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो बेसिकली है ये नॉन डीपोलराइजिंग है, पहला ही ऑप्शन यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। स्कोपोलामीन हमारा एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड हेक्सामिथोनियम अगेन बिलोंगिंग टू नॉन डीपोलराइजिंग, तो ये तो हमारे यहाँ से माइनस हो गए। स्कोपोलामीन हमें पता चल गया कि एंटीकोलिनर्जिक है, सो वी हैव आवर आंसर ससिनिलकोलिन। नॉन डिपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इसका आंसर तो आप खुद भी बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन से अगर हम देखें तो उसका सफिक्स सिमिलर है। पेंक्यूरोनियम इज द आंसर फॉर दिस। टेंट्रोलिन, डाइजेपाम एंड बैक्लोफिन, ये तीनों के तीनों हमारे ऑप्शंस नहीं हैं, तीनों ऑप्शन से आउट हो जाते हैं। पेंक्यूरोनियम इज द स्केलेटल नॉन डिपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ड्रग्स यूज्ड टू रिवर्स एट्रोपिन पॉइजनिंग, बहुत सिंपल है। एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए अगर हमें रिवर्स करना है, पहला ऑप्शन देखें तो नहीं हो सकता, क्यों? आइडियली ये बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो क्रॉस नहीं कर पाएगा तो एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए हेल्पफुल नहीं है। फाइसोस्टिग्मिन इज द आंसर, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग एंटीकोलिनेस्टरेजेस है, एंड ये बहुत इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ये दोनों के दोनों हमारे ऑप्शंस नहीं हैं। पिलोकार्पिन हमें वैसे ही पता है ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में यूज होता है, और ये पर्टिकुलर हमारी किसी और एंटीडोट में यूज होता है। देन ड्रग्स यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए है। अब देखो
एट्रोपिन इज द आंसर, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक सब्सटेंस की पॉइजनिंग में हम जो है कोलिनर्जिक सब्सटेंसेस लेते हैं, और कोलिनर्जिक सब्सटेंस की पॉइजनिंग में हम एंटीकोलिनर्जिक्स लेते हैं। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो है हमारे कोलिनर्जिक सब्सटेंसेस में आते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वी हैव द आंसर यहाँ पर। फाइसोस्टिगमेन कंडीशन वर्स कर देगा क्योंकि वो खुद इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। एड्रेनलिन वैसे ही हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए है, ये बेसिकली हम कार्डियक एरिथमियाज वगैरह में लेते हैं, उसके अलावा ये उस काम के लिए नहीं है। एफेड्रिन हमारा इसमें यूज नहीं होता, अगेन ये दूसरी कैटेगरी है, हमारे सिंपैथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट देन अगेन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन कार्डियक एरिथमिया। अब कार्डियक एरिथमिया में हम कौन सी ड्रग इनमें से यूज कर सकते हैं? वी हैव आवर आंसर ओवर हियर, प्रोपेनोलॉल इटसेल्फ, क्योंकि एटेनोलॉल बेसिकली एक बीटा ब्लॉकर है, पर ये सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और कार्डियक एरिथमिया में इतना काम का नहीं है। ये और ये दोनों ड्रग्स भी हमारे इतनी हेल्पफुल नहीं रहेंगी। प्रोपेनोलॉल कैन बी यूज्ड इन कार्डियक एरिथमियाज। वी हैव आवर आंसर ओवर देयर। लास्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग ओवरडोज। बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग के लिए हमें एंटीडोट चाहिए, तो वी हैव आवर आंसर फ्लूमाजेनिल, क्योंकि यही है इकलौता बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग का एंटीडोट। नेलोक्सोन, फाइसोस्टिगमेन एंड नेल्ट्रोक्सोन, ये तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन से आउट हो जाते हैं। ये हम यूज करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए, नेलोक्सोन और नेट्रोक्सोन, ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट वगैरह हैं, तो इनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वी हैव आवर आंसर दैट इज फ्लूमाजेनिल। ये 20 क्वेश्चंस अभी जो हमने फिल्टर आउट किए, ये सारे के सारे जो हैं ये पास पेपर्स क्वेश्चंस हैं, और ये प्रीवियसली 7 to 8 ईयर्स से मैंने आपके लिए इकट्ठा किए थे, काफ़ी बार ये रिपीट हुए हैं। आई होप कि जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्वेश्चन को किस नज़रिए देखना चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें ऑप्शंस को माइनस करके हमारे आंसर तक फिगर आउट करना चाहिए। नो डाउट कि इनिशियल लेवल पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे अगर आप इसी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो इवेंचुअली आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और गलती करने की जो हमारी एक है कि भाई एमसीक्यूज वगैरह में गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ ये चीज़ मिनिमल होती जाएगी, हम आंसर्स जो हैं वो इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ अच्छी लगी तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका जो पीडीएफ रहेगा वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ड्रॉप करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही और भी एमसीक्यूज हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली ड्रॉप आउट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फिल्टर आउट करते हैं। इसके अलावा ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, हम ऐसी और भी सीरीज प्लान आउट करेंगे फॉर यू, सो दैट आपके जो भी एग्जाम्स हैं कंपैटिटिव फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड, हम फिल्टर आउट करते रहेंगे वो सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं। उससे और कुछ नहीं, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। ऐसी ही और एमसीक्यू सीरीज के लिए और क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी प्रेप।